वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वर्ष 2022 के सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र पर हम चर्चा आरंभ करने वाले हैं और हमारे पुराने प्रश्न पत्रों की चर्चा की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण अध्याय है या महत्वपूर्ण वीडियो आप कह सकते हैं। जो लेटेस्ट अभी हाल फिलहाल में हुई परीक्षाएं हैं, जैसे कि 2023 का आपका प्रश्न पत्र है, 2022 का है, 2020 के बाद वाले जितने, उनसे आपको बेहतर आइडिया लगता है। हालांकि अंदाजा देने के लिए या आइडिया लेने के लिए पीछे से आप प्रश्न पत्रों को हल करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा, मतलब अभ्यास बेहतर होगा। लेकिन 2020 से लेकर बाद वाले जितने हैं उनको अवश्य ही कर लीजिएगा, इतना तो करना ही है। तो इसे देख लेते हैं। इससे आयोग का जो लेटेस्ट पैटर्न है या लेटेस्ट मंशाएं हैं वो जाहिर होती है। ध्यान से देखिए, समय वही 3 घंटे और 150 अंकों का मामला और सारी वही पुरानी बातें। नई बात यहाँ से शुरू होती है। ये है आपका गद्यांश। ठीक, ये हमेशा नया नवेला होता है और सबके लिए अनजाना सा होता है। तो ये अनजाना सा गद्यांश आपको बहुत कुछ बताता है। फिलहाल पढ़ते हैं इसे। 2 गद्यांश है, पहले वाले को देखते हैं। ध्यान से पढ़िएगा। देखिए इसमें जीवन, यहाँ से देखिए, जीवन को उसकी समग्रता में सोचना और जीवन को एक खास इरादे से सोचना, दोनों अलग तरह की तैयारियां हैं। और इसमें इस माने में साहित्य जब भी राजनीति की तरह भाषा का एक तरफा या इकहरा इस्तेमाल करता है, एक तरफा या इकहरा इस्तेमाल करता है, तो वह अपनी मूल शक्तियों को सीमित या कुंठित करता है। राजनीति के मुहावरे में बोलते समय हम एक ऐसे वर्ग की भाषा बोल रहे होते हैं जिसके लिए भाषा मायने नहीं रखती। वह भाषा दूसरे या तीसरे दर्जे का इस्तेमाल, मतलब भाषा का दूसरे या तीसरे दर्जे का इस्तेमाल, ये एक खास मकसद तक पहुंचने का साधन मात्र होता है और उसे भाषा की सामर्थ्य, प्रामाणिकता या सच्चाई में कतई दिलचस्पी नहीं होती है। साहित्य की बात अलग है। साहित्य के अंदर वो स्थितियां नहीं होती है। साहित्य इन चीज़ों से मुक्त होता है। उसकी भाषा प्रचार प्रमुख, रेटरिकल और नकली व्यक्तित्व की भाषा हो सकती है। ये रेटरिकल और नकली व्यक्तित्व की भाषा हो सकती है क्योंकि राजनीति के लिए भाषा एक व्यवहारिक और काम चलाऊ चीज़ होती है और साहित्यकार के लिए क्या होती है? राजनीति की तो हमने बुराई कर ली कि राजनीति अपने मतलब के लिए भाषा का इस्तेमाल करती है, और ऐसे कई सारे गद्यांश आपने पीछे पुराने प्रश्न पत्रों के अध्ययन में ही देखे हैं। ठीक है, तो साहित्यकार के लिए भाषा उस जिंदगी की सच्चाई का एक जीता जागता हिस्सा है जिसे वह राजनीतिक, व्यवसायिक, व्यावहारिक या स्वार्थों की हिंसा, तोड़फोड़ और प्रदूषण से बचाकर उसे उसकी मूल गरिमा और शक्ति में स्थापित या पुनर्स्थापित करना चाहता है। नए सिरे से स्थापित करना चाहता है या जो पहले से जीर्ण हो चुकी स्थिति है उसे उबारना चाहता है, पुनः स्थापना का लक्ष्य लेकर चलता है। तो साहित्य का काम अपनी पहचान को राजनीति की भाषा में खो देना नहीं है, बल्कि उस भाषा के छद्म रूप से अपने को लगभग बेगाना करके अकेला कर लेना है, एक संत की तरह अकेला। ये राजनीति के लिए जरूरी हो जाए। मतलब देखिए, साहित्य जो है वो भाषा का सृजन करता है। ठीक है, साहित्यकार ही भाषा को परिष्कृत करता है, परिवर्धित करता है, उसे सजाता संवारता है। तो साहित्यकार के पास ये पूरा कॉपीराइट होता है कि वो भाषा को अपने हिसाब से ढाले। बस शर्त एक ही होती है कि उसका उद्देश्य हमेशा जन कल्याण होना चाहिए, समाज कल्याण होना चाहिए, क्योंकि जो साहित्य समाज का कल्याण न कर सके तो फिर व्यर्थ है। तो अगर साहित्यकार एक नेक नियत लेकर चल रहा है, एक पवित्र उद्देश्य लेकर चल रहा है, तो ऐसे में फिर राजनीति की और राजनीतिज्ञों की हिम्मत नहीं है कि वो भाषा में संशोधन कर सके। तो आजकल की समस्या क्या है कि साहित्यकार की जो मौलिकता है, साहित्यकार का जो ईमान है कहा जाए, वही कमज़ोर पड़ गया है, वो बिक गया है खुद ही। अधिकतर जो साहित्य और साहित्यकार हैं वो बिकाऊ हो गए। परिणाम क्या हुआ? भाषा की दुर्गति। वही चीज़ यहाँ कही जा रही है। तो यहाँ वही कहा गया कि राजनीति की भाषा में खो देना स्वयं को नहीं है, बल्कि उस भाषा, यहाँ ध्यान से देखेगा, बल्कि उस भाषा के छद्म से अपने को लगभग बेगाना करके अकेला कर लेना है, एक संत की तरह अकेला, कि राजनीति के लिए आवश्यक हो जाए कि वह बारंबार अपनी प्रामाणिकता और सच्चाई के लिए साहित्य से भाषा की याचना करे, मांगे नहीं, भीख मांगे। यहाँ भीख शब्द जो है वो सही है। और साहित्य ही राजनीति की भाषा बनकर, ऐसा ना हो कि साहित्य ही राजनीति की भाषा बनकर अपनी पहचान खो दे। तो कुल मिलाकर इस पूरे गद्यांश का निष्कर्ष यही है कि भाषा मनुष्य को जीवन का आधार देती है, जीवन के नजरियों को समझाती है और समाज को आपस में जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम होती है। हम बोलेंगे तो कुछ न कुछ भाषा चाहिए, तो भाषा इसीलिए बनी है, यही उसकी आवश्यकता है। अब भाषा ही अगर भ्रष्ट हो जाए, राजनीति की तरह दोमुही हो जाए, तो ऐसे में परिणाम क्या होगा? फिर समाज एकदम से पतन की ओर अग्रसर हो जाएगा, रसातल में चला जाएगा।
तो साहित्यकार का दायित्व है कि वो समाज को उबारे और साहित्यकार भाषा का सृजन कुछ इस प्रकार से करे, कोई एक नहीं, सभी की बात हो रही है, सभी जो है वो भाषा को कुछ इस प्रकार से गढ़े और इस प्रकार से सुरक्षित रखें कि राजनीति को याचना करने आना पड़े, याचक बन के आना पड़े साहित्यकार के सामने कि मुझे भाषा दी जाए, मुझे भाषा दो ताकि मैं अपनी बातों को प्रमाणित कर सकूं। यही बातें हैं। अब इसमें देखिए कहा क्या गया है। और हाँ, अगर आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, यहाँ नंबर दिए हैं, आप संपर्क कर लीजिएगा। तो जो प्रक्रिया है वो आपको बता दी जाएगी कि मतलब कैसे जुड़ना होता है, क्या करना होता है। फिलहाल आगे चलते हैं। हमारा सामान्य हिंदी का भी जो पेड ग्रुप है वो चल रहा है। वर्ष 2024 और 2025 की भी परीक्षाओं के लिए वो चलायमान है, वहाँ भी चाहें तो आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर कहा गया कि मतलब पहले तो आपको भावार्थ लिखना है। लगभग पैटर्न अच्छा वही रहता है, पहले भावार्थ, उसके बाद फिर बीच में एक प्रश्न, फिर व्याख्या, उसके बाद संक्षेपण, ऐसे ही आता है। लेकिन आप एक चीज़ जान लीजिए, कहीं भी सिलेबस में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप सिर्फ भावार्थ ही करेंगे, वहाँ लिखा हुआ है अवबोधन। तो अवबोधन की स्थिति जब आती है ना, तो उसमें किसी भी परिस्थिति के लिए आपको तैयार रहना है। भावार्थ और संक्षेपण के अतिरिक्त सारांश भी करने के लिए कहा जा सकता है, या कोई और तरीका भी अख्तियार किया जा सकता है। अवबोधन में कई सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। फिलहाल भावार्थ लिखते हैं। तो भावार्थ में आप क्या लिख सकते हैं, आपने कुछ सोचा है? देखिए, इसमें आप लिख सकते हैं कि साहित्यकार भाषा को सभी स्वार्थों और विसंगतियों से बचाते हुए उसे एक शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है, या कम से कम उसे करना चाहिए। साहित्य मात्र राजनीति की भाषा नहीं है, बल्कि साहित्य राजनीति की भाषा है ही नहीं है, ठीक है। बल्कि राजनीति जो है वो साहित्य से भाषा की मांग करे, यह आवश्यक है। राजनीति भाषा का एकांगी प्रयोग करता है सिर्फ अपने मतलब के लिए, और उसे भाषा के अर्थ या गंभीरता से कोई मतलब नहीं होता है। उसको सिर्फ एक मसाला चाहिए, प्रोपेगेंडा चाहिए, और वो एक बार मिल जाता है तो उसके बाद वो भाषा को उसी तरीके से इस्तेमाल करता है। राजनीति के लिए भाषा सिर्फ स्वार्थ पूर्ति का माध्यम है। साहित्यिक भाषा का सामर्थ्य राजनीतिक भाषा निर्धारित नहीं कर सकती है, कभी नहीं कर सकती। इस तरीके से आप भावार्थ लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद पूछा गया वही चीज़ जो भावार्थ में आपने लिखी है, वही यहाँ पूछ लिया गया प्रश्न के रूप में कि राजनीति की भाषा का लक्ष्य क्या होता है। तो राजनीति की भाषा का सीधा और एकदम सपाट लक्ष्य होता है सिर्फ अपना फायदा साधना, पद को प्राप्त करना, जनता को बेवकूफ़ बनाना। हर राजनेता जनता को ठगने का काम करता है, कम से कम आज के समय में तो यही चल रहा है। उसमें कोई भी दल या किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराना ये जायज़ नहीं। सभी की वही स्थिति है। जो सत्ता में है वो उसी रंग में रंगे हुए हैं, जो सत्ता में नहीं है, अभी विपक्ष में चल रहे हैं, वो उसी पर आरोप लगा रहे हैं। मतलब कुर्सी पर बैठे हुए के ऊपर अंगुली उठा रहे हैं, जब वो कुर्सी पर बैठेंगे तो वो भी वैसे ही हो जाएंगे। तो ये सत्ता का जो सिंहासन है ना, असल में ये उसकी खामी है। जो उस पर बैठता है वो रंग बदलने लगता है, समस्या यही है। तो यहाँ भी वही चीज़ है, राजनीति की भाषा भी वैसी ही गिरगिटों वाली होती है, मतलब रंग बदलने वाली। इसमें कब पैंतरा बदल जाए और कब एक ही शब्द के अर्थ को अलग अलग ढंग से पलट दिया जाए, ये कोई नहीं जानता। जैसे अब यहाँ किसी पार्टी और विपक्ष में मत जाइएगा। अभी हाल फिलहाल में शक्ति शब्द पे बड़ी चर्चा हो रही थी। शक्ति पर पक्ष की ओर से कुछ और बयान आ रहा था, विपक्ष की ओर से कुछ और आ रहा था। अब हिंदी साहित्य के हिसाब से देखा जाए तो शक्ति का तो एक ही मतलब है। हाँ, ठीक है कि पर्यायवाची अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अब राजनेता जो है वो अपने अपने हिसाब से, विपक्ष अपने हिसाब से गढ़ रहा है, पक्ष जो है वो अपने हिसाब से गढ़ रहा है। तो यहाँ वही चलता है, हमेशा से चलता रहा है और हमेशा चलेगा। एक शब्द के बहुतेरे अर्थ, ठीक। तो राजनीति की भाषा का लक्ष्य होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना, चाहे वो जैसे भी। अब यहाँ रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करनी। तो रेखांकित पंक्तियों में आइए शुरू से देखते हैं कहाँ कहाँ से रेखांकन है। पहले तो ये है, साहित्य जब भी राजनीति की तरह भाषा का एक तरफा या एकहरा इस्तेमाल करता है तो वह अपनी मूल क्षमता को या मूल शक्ति को सीमित कर देता है, या वहीं से अवरुद्ध कर देता है, कुंठित कर देता है। तो आप क्या लिखना चाहेंगे इसमें? आप लिख सकते हैं कि ये जो पंक्ति है इसके माध्यम से ये कहा जा सकता है, या लेखक ये कहना चाहता है। और काहे को इतना एक पंक्ति बर्बाद करेंगे कि लेखक ऐसा कहना चाहता है, आप सीधे कहिए ना। वो तो परीक्षक को भी पता है कि लेखक की ही जबानी आप बोल रहे हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि मूल शक्ति और क्षमता को कुंठित और सीमित करने के कारण से कारण के रूप में राजनीति की तरह भाषा का एकांगी प्रयोग जो है वो साहित्य भी करने लगे तो वो पतन की ओर चला जाता है। कहने का मतलब ये, इसको और सरल तरीके से आप लिख सकते हैं कि साहित्य अगर राजनीति की भाषा अख्तियार कर ले, राजनीति जिस दोयम दर्जे की भाषा का प्रयोग करके अपने स्वार्थ को सिद्ध करती है, अगर साहित्य भी उसी का पक्षधर हो जाए तो परिणाम इसका विनाशकारी होगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए। साहित्य की भाषा अपने आप में समग्रता वाली होती है, लेकिन जब यह राजनीति की भाषा बनती है तो इसकी समग्रता फीकी पड़ जाती है, और इसलिए मतलब वहाँ पर सिर्फ
लालच और स्वार्थ का बोलबाला हो जाता है। और इसीलिए साहित्य को भाषा का प्रयोग राजनीति से हटकर करना चाहिए। राजनीतिक भाषा से उसे दूर रहने की आवश्यकता होती है। एक तरफा जो भाषा का प्रयोग है उससे हटकर उसकी मूल शक्ति और सामर्थ्य की ओर केंद्रित रहना चाहिए। इसके बाद दूसरी पंक्ति है कि उसे भाषा की सामर्थ्य, प्रामाणिकता या सच्चाई में दिलचस्पी नहीं रहती जिस तरह साहित्य को। तो साहित्य को भाषा की प्रामाणिकता में रुचि होती है, क्योंकि भाषा अगर प्रामाणिक नहीं हुई, भाषा अगर गांभीर्य युक्त नहीं हुई तो लोग उसे पढ़ना नहीं चाहेंगे, साहित्यकार का मूल्य ही खत्म हो जाएगा। तो साहित्यकार और साहित्य की उसमें रुचि होती है, लेकिन राजनीति की रुचि इसमें होती है कि भाषा का कौन सा अर्थ हमारे ज़्यादा मतलब का है, तो उसको वो इस्तेमाल करते हैं। और प्रामाणिकता और सच्चाई में उनका कोई रुझान नहीं होता है। तो इसी को आप अपने तरीके से लिख सकते हैं कि राजनीति जब अपने स्वार्थ के लिए भाषा को इस्तेमाल करती है तो उसमें वो उसके गांभीर्य, उसके संतुलन और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देती है, बल्कि उसमें उसे पूरा ध्यान इस बात पर रहता है कि राजनीति या हमारे परिक्षेत्र में कौन सी भाषा का प्रयोग, किन शब्दों का प्रयोग हम किस तरीके से और कहाँ पर करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। इसके उलट साहित्यकार जो है वो सिर्फ परमार्थ की बात सोचता है। अगर ना भी सोचना चाहे तो वो सीमित होकर लिख नहीं पाएगा। मतलब साहित्य रचना में जन कल्याण अपने आप ही जुड़ जाता है। तो वो चीज़ें आप लिख सकते हैं। अब ये आप आगे जोड़ दीजिएगा कि साहित्यकार जब अपनी मूल शक्ति को नहीं समझ पाता है और राजनीतिक शब्दों के पीछे या जो वर्तमान में स्वार्थपूर्ण परिवेश फैला हुआ है उसके पीछे भागना शुरू कर देता है, तो उसकी जो साहित्य सृजन की शक्ति है, जो कि उसकी मूल शक्ति है, वो सीमित और कुंठित हो जाती है। परिणाम क्या होता है? साहित्य भी दोषपूर्ण ही जन्म लेता है। वो सिर्फ राजनीतिक साहित्य बनता है, भाषाई साहित्य नहीं। ऐसे आप लिख सकते हैं। और इसमें एक और रेखांकन है यहाँ पर, उसे भाषा की सामर्थ्य, प्रामाणिकता या सच्चाई में दिलचस्पी नहीं रहती जिस तरह साहित्य की। ठीक, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं? मतलब जब राजनीति प्रेरित भाषा होती है तो उसमें भाषा के सामर्थ्य से कोई लेना देना ही नहीं होता है। असल में यहाँ दोनों ही, ये जो पंक्ति है और ये वाली पंक्ति, दोनों के अर्थ काफ़ी मिलते जुलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि साहित्य जब भी राजनीति की तरह भाषा का एक तरफा और इकहरा इस्तेमाल करता है तो वो जो अपनी मूल शक्ति है उसको खो देता है, यही इसका मतलब है। और लगभग उसी का स्पष्टीकरण यहाँ नीचे दिया गया है। तो दोनों पंक्तियों के अर्थ में जब व्याख्या आप करेंगे तो काफ़ी हद तक समानता दिखाई देगी, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं। आपको हर पंक्ति के लिए अपना जो कर्तव्य है उसे पूरा करना है। तो हमने देखा इस दूसरी वाली पंक्ति को। इसके बाद जो तीसरा रेखांकन है वो यहाँ पर नीचे है, ये रहा। यहाँ पर है कि साहित्यकार के लिए भाषा उस जिंदगी की सच्चाई का एक जीता जागता हिस्सा है जिसे वो राजनीतिक, व्यावसायिक, व्यावहारिक या स्वार्थों की हिंसा, तोड़फोड़ और प्रदूषण से बचा के उसकी मूल गरिमा शक्ति में स्थापित और पुनर्स्थापित करना चाहता है। मतलब साहित्यकार की प्रवृत्ति के बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पर विश्लेषण करके लिखना है कि साहित्यकार असल में अपने मूल स्वभाव से कैसा होता है। बाहरी दबाव, बाहरी आडंबर या लालच जो कि आजकल के साहित्यकारों पर हावी हो गया है, तो उसको अगर एक तरफ कर दिया जाए, हालांकि उससे हम मतलब एकदम से उसे नकार नहीं सकते, लेकिन साहित्यकार की जो मूल प्रवृत्ति होती है जो कि हमेशा बनी रहती है, आज भी है, भले ही दब गई है, तो वो मूल प्रवृत्ति कैसी होती है? वो हर हालत में अपने साहित्य को बाहरी बुराइयों से बचाना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि जो बाहर की विभत्सता है, बाहर का जो घृणित दुनिया का चेहरा है, काला चेहरा है, वो उसके साहित्य का हिस्सा बने। वो कभी नहीं चाहता है, चाहे वो कितना ही बिल्कुल मुंहफट साहित्यकार ही क्यों न हो, तब भी वो इन चीज़ों से परहेज करना चाहता है। वो अच्छी चीज़ें दिखाना चाहता है, और नहीं तो आलोचना करेगा भी तो उसका एक अच्छा पक्ष अवश्य ही रखेगा। ठीक है, तो यहाँ वही चीज़ कही गई कि भाषा उस जिंदगी की सच्चाई का एक जीता जागता हिस्सा है जिसे कि साहित्यकार राजनीतिक, व्यावसायिक और व्यावहारिक स्वार्थों की हिंसा से बचा कर रखना चाहता है। जो भी तोड़फोड़, प्रदूषण समाज में व्याप्त है, उन सब से वो अपनी भाषा और अपने साहित्य की रक्षा करना चाहता है। वो चाहता है कि भाषा की गरिमा और जो उसका साहित्य है वो पूरी अपनी मूल महत्ता के साथ स्थापित हो, लोग उसका गुणगान करें, इसलिए वो बेहतर लिखना चाहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसमें लिख सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलें, आगे हम क्या लिख सकते हैं इसमें? राजनीति की भाषा का लक्ष्य हमने देख ही लिया था, ये 20 अंक के लिए व्याख्या थी जिसे कि हमने कर लिया। अगला हमारा पैराग्राफ जो है वो ये बता रहा है कि भारत में अपना समाजशास्त्र रचने की आवश्यकता है। अभी जो हम समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं, ज़्यादातर विदेशी विचारकों का उसमें जिक्र आता है। अगर आपने सोशियोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट, एज अ विषय, ठीक है, तो विषय के तौर पर अगर पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे विचारकों के कथन होते हैं। मैंने बहुत दूर तक नहीं पढ़ा है इसे, लेकिन जितना मुझे मालूम है उसके हिसाब से बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं कि इस विचारक ने ये कहा, या इस विचारक का जो विचार है या उनके जो वक्तव्य है समाज की इस प्रथा के बारे में, जैसे दहेज है,
तो दहेज के बारे में किसी बड़े विचारक का जो स्टेटमेंट है वो आपको लिखना होता है। लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। जैसे इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन में अगर आप समाजशास्त्र को विषय के तौर पे लेते हैं, जितनी मेरा सीमित ज्ञान है इस मामले में, आप अगर लिए होंगे विषय के तौर पे तो आप बेहतर जानते हैं। ठीक है, तो समाजशास्त्र भारत अपना लिखने में सक्षम है, लेकिन लिखता क्यों नहीं है? समस्या तो ये है। अब उसके पीछे मेरे हिसाब से वजह ये हो सकती है कि हमारा समाज जो है वो बहुत समय से, सैकड़ों सालों से दूसरी शक्तियों के द्वारा नियंत्रित किया जाता रहा है। हमारे समाज पर हमारा अपना ही कंट्रोल नहीं था। बार बार बाहर से हमले होते थे और बाहर से आने वाले अपनी संस्कृतियों को हमारे ऊपर थोप देते थे। वो तो जय हो भारतीय संस्कृति की कि वो तबाह नहीं हुई, वो आज तक बनी हुई है। बाकी संस्कृतियों को भी अपने अंदर समावेशित कर लिया, लेकिन खुद टस से मस नहीं हुई। लेकिन उसके बावजूद जो बाहरी छाप पड़ती गई ना, उससे हमारी सामाजिकता उतनी विकसित नहीं हो पाई जितनी पहले समृद्ध थी। तो अपना समाजशास्त्र रचने की आवश्यकता हमारी है। और जो पश्चिम का समाजशास्त्र है, जिसे कि मानव केंद्रित सामाजिकता और आधारभूत समता की बात के लिए ही बनाया गया है, वो अपर्याप्त है। पश्चिम का जो समाजशास्त्र है असल में वही हमारे ऊपर भी थोप दिया गया। और जो विचारक आप देखेंगे समाजशास्त्र की प्रामाणिक किताबों में, टेक्स्ट बुक्स में, तो वो भी विदेशी ही है। और विदेशी में कैसे हैं? तो यूरोपियंस, पश्चिमी है। तो ये जो वेस्टर्न कल्चर है ये हमारे ऊपर हावी है और ये अपर्याप्त है, क्योंकि कल्चर कोई भी अपर्याप्त नहीं होता है। जो पश्चिम है, पाश्चात्य सभ्यता है, वो भी अपने आप में बेजोड़ है। उसके अंदर भी बहुत सारी गाथाएं हैं। वो तो घोस्ट राइडर मूवी का स्टेटमेंट याद आ जाता है कि पश्चिम गाथाओं की बुनियाद पर टिका हुआ है। स्टार्ट ही यही से होता है। तो पश्चिम जो है वो गाथाओं की बुनियाद पर टिका है, लेकिन गाथाएं तो हमारे पास भी हैं। ठीक है, तो अपनी अपनी गाथाएं गाइए ना, कहने का मतलब ये, क्योंकि हर समाज में दूसरे के समाज वाली बातें फिट बैठे, ऐसा नहीं हो सकता है। जो चीज़ें पश्चिम में लागू होती हैं, जो चीज़ें पश्चिम के समाज में असरदार हैं, वो हमारे समाज पर काम नहीं करेंगी। ठीक वैसे ही हमारी वाली उनके ऊपर काम नहीं करेंगी। अगर हम अपना थोप दें तो क्या होगा? वहाँ का समाज जो है वो दिशा भ्रमित हो जाएगा। तो वही स्थिति हमारे साथ भी है। अब मनुष्य तक ही जीवन सीमा नहीं है। मनुष्य जब अपने आसपास के चर अचर जीवन के साथ ओतप्रोत होता है, आसपास की क्षति से उसकी भी क्षति होती है। मतलब अगर हम अपने तक सीमित रहना चाहें तो हम चाह के भी नहीं रह सकते। आप कहते हैं ना कि मुझे सिर्फ अपने काम से काम है, हम सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, मेरे पास इतना टाइम कहाँ है। 10 घंटा कमाते खाते हैं, आजीविका का पोषण करते हैं, घर आते हैं इतने थके रहते हैं कि बीवी बच्चे निपटा के सो जाते हैं खा पी कर, या बहुत हुआ तो किसी दिन वीकेंड पे घूमने चले गए। बस इतनी ही दुनिया है। कहाँ हमें परमार्थ की फुर्सत है। लेकिन आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। आप उस प्रकृति से कहाँ से अलग हो जाएंगे जो कि आपसे अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। आप उससे कट नहीं सकते। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ कही गई है कि आसपास की क्षति अगर होगी, आपका जो आसपास का परिवेश है वो खराब होगा, तो आप भी उससे प्रभावित होंगे। अच्छा, तो उसका दायित्व तो बढ़ जाता है। फिर मनुष्य सिर्फ अपने बारे में कैसे सोच सकता है? और पश्चिम में दिक्कत है। देखिए, पाश्चात्य सभ्यता को कहा गया ना कि ठीक है, अपने हिसाब से ठीक है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी खामी है स्वार्थ है। स्वार्थ जो है वो कूट कूट कर भरा है। और वही जस्ट अपोजिट हमारी जो भारतीय संस्कृति, हमारी जो भारतीय सभ्यता है, उसमें परमार्थ की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। ये हमारी सबसे विशिष्ट विशेषता है जो कि हमें सिरमौर बनाती है। और आज के समाज को, आज के ग्लोबलाइजेशन के बुखार को उसी की आवश्यकता है। तो आप लिख सकते हैं कि दायित्व इस नाते हमारा बढ़ जाता है। और यह सही है कि जिस प्रकार से तर्क प्रज्ञा मनुष्य को प्राप्त है, मतलब जिस तरह की बुद्धि हमारे पास है, जिस तरह का तर्क कौशल हमारे पास है, जैसे अभी मेरा तर्क आपके लिए है, आप भी बहुत सारे तर्क दे सकते हैं, तो ये सारा कौशल सिर्फ हमारे आपके यानी मनुष्यों के पास है। कहने का मतलब ये अन्य जीवों के पास नहीं है। पर उस अन्य को भी कुछ ऐसा प्राप्त है जो कि मनुष्य को नहीं। हम खुश होते हैं कि हमारे पास दिमाग है। ठीक है कि दिमाग है, अखरोट की शक्ल का ये भेजा हमारे पास है, लेकिन बहुत सारे अपने प्रकृति में जीव जंतु हैं जो कि हमसे ज़्यादा सामर्थ्यवान हैं अन्य मामलों में। अब आप एक हाथी के सामर्थ्य की तुलना कर सकते हैं अपने आप से? कभी नहीं। एक चमगादड़ के सुनने और महसूस करने की या कुत्ते की सूंघने की शक्ति के बराबरी आप कर सकते हैं? कभी नहीं। ठीक है, तो हर जीव के अंदर अपनी विशिष्टता है। सिर्फ इतने ही नहीं, और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा उन जीवों को प्राप्त है जो कि मनुष्य के पास नहीं है, और उस अप्राप्त के प्रति मनुष्य की श्रद्धा होनी चाहिए। हमारा संगठन उनकी सत्ता को नकार कर या हेय मानकर होगा, जैसा कि पिछले 3 वर्षों से हुआ है। माफ कीजिएगा, 300 वर्षों से हुआ है। यहाँ 300 वर्ष, तो यह जितनी उनकी क्षति करेगा उससे अधिक मनुष्य की क्षति होगी। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि पिछले 300 साल से जो हम करते आ रहे हैं, यानी हम सबको नकार कर कि हम ही सिरमौर हैं, वही वाला झंडा लेकर चलते आ रहे हैं, तो आगे भी अगर हम ऐसा ही करते रहे तो सिर्फ और सिर्फ हम अपना नुकसान करेंगे, और कर भी रहे।
यह बात तो अब प्रमाणित हो चुकी है और इसलिए समाजशास्त्र की मानव केंद्रित दृष्टि का ध्यान जो है वो सर्वभूत हित पर जाना चाहिए। दूसरी बात समता की है। सम शब्द की व्युत्पत्ति का अर्थ है जो सतमात्र हो, जो शुद्ध सत्ता हो, मतलब सभी के लिए समान रूप से प्राप्त हो। इसलिए समता को शुद्ध समता के सर्वत्र में देखना चाहिए। समता एक प्रकार का एकत्व है, एकता की भावना है। एकत्व बुद्धि है, बराबरी नहीं। इसमें बराबरी का भाव नहीं है, बौद्धिकता है, समझ है, एक दूसरे को समझने की काबिलियत। क्योंकि अलगाव यानी पृथकत्व जो है उसके बिना बराबरी की बात सोची भी नहीं जा सकती है। जब आप अलग अलग ही चीज़ों को नहीं करेंगे, उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, भेदभाव शब्द का इस्तेमाल करना यहाँ सही नहीं था लेकिन किया गया। जब आप भेदभाव ही नहीं करेंगे तो समता का महत्व क्या रह जाएगा? ये तो ठीक वैसे ही है जैसे अंधकार न रहे तो फिर उजाले का कोई महत्व ही नहीं है ना। तो यहाँ पर बराबरी की बात भी नहीं सोची जा सकती जब तक हम अलगाव की चर्चा न करें। तो दो वस्तुएं अलग होंगी तभी वो बराबर दिखेंगी या फिर गैर बराबर दिखेंगी। अगर एक समान रहेंगी तो फिर बराबर ही दिखेंगी, तब वहाँ जो गैर बराबरी की भावना है वो आएगी ही नहीं, हम उसके बारे में कभी जान ही नहीं पाएंगे। तो जब एक है तो फिर बराबरी या गैर बराबरी का सवाल ही नहीं उठता है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य कुल मिलाकर ये है कि जो पाश्चात्य सभ्यता के द्वारा समाजशास्त्र हमारे ऊपर थोपा गया है, असल में उससे हमें निजात पाने की आवश्यकता है। पिछले 300 साल से हम उसे ढोते आ रहे हैं, तो अब समय आ गया है कि हम अपना समाजशास्त्र खुद लिखें, जो कि सिर्फ मानव कल्याण या अपने स्वार्थ या अपने पेट भरने तक सीमित न रहे, सिर्फ समाज को पति पत्नी और बच्चे और माता पिता तक ही सीमित न रखे, प्रत्येक जीव मात्र के कल्याण से जुड़े, जो कि भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। तब जाकर हमारा कल्याण संभव हो पाएगा। और यकीन मानिए कि सिर्फ हम ही नहीं, भारत ही नहीं, अगर पूरी दुनिया इसी सिद्धांत को नहीं अपनाती है तो देर सवेर बर्बाद हो जाएगी, जैसी हो रही है। आपने सुना है ना कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति आती है, मशीनों का इजाद होता है, नया नया सामान बनता है, खूब कमाई होती है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का बेजोड़ दोहन होता है। मतलब बिना सोचे समझे मनमाने तरीके से एक्सप्लोट किया जाता है, और जब अपने चुक जाते हैं तो फिर उपनिवेश बनाने आरंभ किए जाते हैं, दूसरों को गुलाम बना के वहाँ के संसाधनों का दुरुपयोग। ऐसे करके ये अपनी पूरी प्रकृति को एकदम खोखला बना देते हैं। बाद में जो पर्यावरण का इतना बड़ा ह्रास हुआ था, वो जब आभास मनुष्य को होता है तब तक बहुत देर हो चुकी, और अब ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन और तमाम झंझट से मनुष्य जो है वो त्रस्त है, रोक भी नहीं सकता, वो होगा ही होगा। तो ऐसे में भारतीय संस्कृति का जो मूल ध्येय है उसको अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा कुछ हद तक कल्याण हो सकता है। बस यही बात है। अब इसे हम अपने तरह से लिख सकते हैं। फिलहाल आपको शीर्षक बताना है, बताइए शीर्षक इसका क्या हो सकता है? तो भारतीय समाजशास्त्र की आवश्यकता, या हम अपना समाजशास्त्र खुद गढ़ें। हालांकि ये लंबा हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे थोड़े ज्वलंत शीर्षक आप चुन सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है, ये ख वाले को देखिए, ये आपके ऊपर छोड़ा जाता है, आप अपने हिसाब से शीर्षक का चयन कर सकते हैं। हालांकि ये सलाह दी जाती है कि छोटा शीर्षक चुनिए, लेकिन कभी कभी बड़े शीर्षक भी चुने जा सकते हैं, बशर्ते कि सटीक होने चाहिए। तो नए भारतीय समाजशास्त्र की रचना क्यों आवश्यक है? तो रचना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि पश्चिम का समाजशास्त्र ही हम आज तक लेकर चले आ रहे हैं, खुशी खुशी उसे किताबों में पढ़ते हैं, अपने पढ़ते हैं, फिर दूसरे जो आगे की पीढ़ी है उसको सिखाते हैं कि यही सामाजिकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अपने परिवार के साथ रहता है, परिवार के बिना उसका रहना संभव नहीं है, वो जीव जंतुओं के साथ गुजारा नहीं कर सकता है। और मनुष्य बस्तियां बसा कर रहता है, वहाँ जंगली पशुओं का जो प्रवेश है वो अनधिकृत है। ये कभी नहीं बताया जाता कि प्रकृति के ही सारे घटक हैं और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो फूड चेन और फूड वेब की बात हम लोग इन्वायरमेंट में करते हैं, पर्यावरण में करते हैं, लेकिन समाजशास्त्र में उसको कोई भी नहीं बोलना चाहता। अगर समाजशास्त्र को पर्यावरण से जोड़ दिया जाए तो फिर आप देखिए चमत्कार हो जाएगा। तब पश्चिम और पूरब का भेद ही क्या, तब एकाकार हो जाएगा सब, लेकिन कोई मानता नहीं। तो वही आप लिखें कि नए भारतीय समाजशास्त्र की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि हमारा जो समाजशास्त्र है वो असल में ऐसा नहीं है कि हमें गढ़ना है, समाजशास्त्र तो हमारे पास पहले से ही है। ये हमारी भारतीय संस्कृति अपने आप में विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक ग्रंथ है। तो इसमें ये स्पष्ट शिक्षा दी जाती है कि सिर्फ अपने कल्याण तक केंद्रित न रहो, प्रत्येक जीव मात्र का कल्याण सोचो, मानव मात्र नहीं, जीव मात्र का कल्याण सोचो। प्रत्येक जो चराचर में बिखरे हुए जीव हैं, जिनके अंदर जीवन है, उन सभी के कल्याण की सोचो। और इसीलिए अपने यहाँ अपनी भारतीय संस्कृति में प्रकृति के घटकों की उपासना की जाती थी। वो तो बाद में बड़े बड़े भव्य मंदिर बनाकर और एकदम विशालकाय मूर्तियां गढ़कर पूजा करने का रिवाज पैदा हुआ। नहीं तो आप देखिए वैदिक सभ्यता या उससे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता, जो प्राकृतिक घटक थे उन्हीं को हम पूजते थे, अग्नि की उपासना करते थे, जल की उपासना करते थे, आंधी तूफान को देवता बताकर उसकी उपासना करते थे।
ऐसा मानते थे कि ब्रह्मांड में कोई नियंत्रणकारी शक्ति है, उसे हम देव मानते थे, प्राचीन देव मानकर पूजा करते थे। पशुओं के कोई देवता होते थे, हम मानते थे कि बकरों के द्वारा उनका रथ खींचा जाता है, गायें चोरी हो जाती हैं तो उन्हें वो सही दिशा दिखाते हैं। तो इस तरीके की जो कल्पनाएं हैं ये क्या है, प्रकृति से हमें जोड़ती हैं। वट वृक्ष हमारा पवित्र वृक्ष हुआ करता था। तो इस नाते हम बाकी जो प्रकृति के घटक हैं, जैविक और अजैविक, खासतौर पर जैविक, उनका भी संरक्षण करते थे। अजैविक घटक जो कि हमें बनाते हैं, उनके अंदर खुद जीवन नहीं होता है, हम उनका संरक्षण करते थे क्योंकि वो हमारे पूज्य होते थे। तो वो हमारा समाजशास्त्र है। तो समाजशास्त्र को हमें उसी रूप में गढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि पाश्चात्य समाजशास्त्र हमें अब आगे नहीं ले जा सकता है। इसके अंदर सिर्फ स्वार्थ भरा हुआ है और उस स्वार्थ की बुनियाद अब खत्म हो चुकी है। ऐसे करके आप लिखिएगा। इसके बाद अब संक्षेपण करना है, 20 नंबर का है, सावधानी से करिए। तो संक्षेपण में छटाई आपको आरंभ करनी है। छटाई करके आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि नया भारतीय समाजशास्त्र जो है उसकी रचना अब निहायत ही आवश्यक हो गई है, क्योंकि पश्चिमी समाजशास्त्र सिर्फ मानव केंद्रित है, ये आज का नहीं है, पहले से ही है। समाज में रहते हुए मनुष्य अपने आसपास के पर्यावरण से भी प्रभावित होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ आप अपने मनुष्य कुटुंब का ही पालन करके जी खा लेंगे तो संभव नहीं है। धरती से आप अन्न प्राप्त करते हैं, धरती से जल प्राप्त करते हैं, बाकी जीवधारियों से आपको तमाम चीज़ें प्राप्त होती हैं, और प्रकृति के जो अजैविक घटक हैं वो आपके शरीर के कण कण में मौजूद हैं। तो आप प्रकृति से अलग कैसे हैं? इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि कण कण में ईश्वर का वास है, यानी कण कण पूज्य है, उसकी कद्र करो, ये कहने का मतलब। और वेदों में कहा भी गया है, मतलब एक एक चीज को देवता बताया गया है हर जगह। अब हर श्लोक का संदर्भ यहाँ नहीं लिया जा सकता है। जैसे अन्न ही देव है, खूब अन्न उपजाओ। आजकल लोग हीरे जवाहरातों और सोने चांदी के पीछे भाग रहे हैं। सबसे ज्यादा मूल्यवान तो अनाज और पानी है और वायु है, जो कि हमारे पास बहुत थोड़ी मात्रा में और कहीं पाया भी नहीं जाता पूरे ब्रह्मांड में। सोचने वाली बात है। तो इससे ज्यादा मूल्यवान क्या है? तो इन सभी के संरक्षण और इन सभी के पोषण पर, मतलब वनस्पति या जो समस्त जीव है या समस्त संसार है, उसके कल्याण पर केंद्रित रहने वाली भारतीय संस्कृति का जो समाजशास्त्र है उसे गढ़ने की आवश्यकता है। तो संक्षेपण में आप वही लिख सकते हैं कि आसपास के पर्यावरण से मनुष्य प्रभावित होता है, ऐसे में अपने आसपास के चर अचर जीवन की उपेक्षा नहीं कर सकता है। तो हमारा जो नया समाजशास्त्र होगा वो सभी के हित और समता पर केंद्रित होगा। बौद्धिक स्तर पर समता के साथ व्यवहारिक स्तर पर भी जो अलगाव है वो आवश्यक है। अलगाव नहीं रहेगा तो फिर समता का महत्व ही खत्म हो जाएगा, एकता का महत्व ही समाप्त हो जाएगा। कोई जानेगा ही नहीं कि फिर एक होना क्या होता है। और समता और विषमता का निर्धारण इसी भांति से किया जा सकता है। ऐसे करके आप संक्षेपण कर सकते हैं। अब इसके बाद चलते हैं आगे, और यहाँ कह दिया गया, आप देखिए ये पत्र लेखन वाला है, इसमें अधिसूचना असल में क्या होती है आपको बताना है। और हिंदी प्रदेश के न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने की एक अधिसूचना विधि मंत्रालय के द्वारा जारी की गई। इसका प्रारूप आपको तैयार करना है। साथ में दूसरा प्रश्न कहा गया कि परिपत्र क्या होता है। जिलाधिकारी की ओर से जिले के जितने ग्राम प्रधान हैं उनके लिए सफाई व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, मतलब ध्यान देने के लिए एक परिपत्र का प्रारूप आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले तो अधिसूचना को देखिए। अधिसूचना में आप क्या लिख सकते हैं? ये आलेखन, मतलब पत्र आलेखन का एक प्रारूप होता है जिसके माध्यम से लोक विषयक जो मामले होते हैं, मतलब सिर्फ विभाग और अधिकारी तक ही बात सीमित न रहे, जनता भी जाने, ठीक है, जन साधारण भी उस मामले से अवगत हो, इसलिए अधिसूचना जारी की जाती है। सरकारी गजट के जो अंक होते हैं अखबारों या मीडिया के जो अन्य माध्यम है उससे इसका प्रसारण किया जाता है। अब यहाँ देखें, ये जो अधिसूचना आपको जारी करनी है ये विधि मंत्रालय के द्वारा जारी करनी है। तो विधि मंत्रालय भारत सरकार, ऐसे आप ऊपर जो मास्ट हेड इसका होगा, शीर्ष भाग होगा, वहाँ लिखेंगे और उसके बाद अधिसूचना की संख्या डाल दीजिएगा, दिनांक और स्थान डाल दीजिएगा, नई दिल्ली या जो भी स्थान, मतलब आप विधि मंत्रालय लिख रहे हैं, भारत सरकार का है तो नई दिल्ली ही होगा, तो दिनांक और स्थान डाल दीजिएगा। ये बीच में हो जाएगा, आपका बीचों बीच लिखना है। अब उसके नीचे एक लाइन का स्पेस देकर, उसके बाद तब जब आप बीच में एक लाइन का गैप दे दें, चूँकि प्लेन पेपर होता है तो वहाँ लाइन ऐसे रूलदार खींची नहीं होती, आपको एक अंदाजा होना चाहिए। तो एक लाइन का स्पेस बीच में दिया। अब उसके बाद यहाँ से हेडिंग डालेंगे अधिसूचना, ठीक है, भाषाई अनिवार्यता पर आधारित है तो कोई बात नहीं है, सिर्फ अधिसूचना आप हेडिंग डालिए और उसके बाद लिख दीजिए। इसे संक्षिप्त लिखना होता है, कम से कम शब्दों में लिखना होता है। तो विधि मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा हिंदी प्रदेश, मतलब हिंदी भाषी प्रदेश के न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य किए जाने का फैसला लिया गया है। पहले तो निर्णय बताएंगे, और यह निर्णय हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों तक न्याय की पहुंच को सुनिश्चित करने वाला है। इससे फायदा क्या होगा वो भी बता दिया गया। उक्त निर्णय जो है वो इतने तारीख से लागू होगा। जब आप ये बता रहे हैं कि ये निर्णय लिया गया है तो जनता ये सोचेगी ना कि कब से ये लागू होगा, ये एक सामान्य प्रश्न है जो कि दिमाग में आएगा। तो आप तारीख भी बताएंगे कि इस तारीख से ये लागू होता है। अब उसके बाद ये सारी बात आपने अत्यंत संक्षेप में 2 लाइन में कह दी। अब उसके बाद दाहिनी ओर आ जाइए नीचे आज्ञा से,
आप सचिव की हैसियत के अधिकारी हैं तो क ख ग सचिव हस्ताक्षर। और उसके बाद अधिसूचना की जो प्रतिलिपियां हैं आप जहां जहां प्रेषित करना चाहते हैं बाईं ओर थोड़ा हटकर नीचे एक लाइन का गैप देकर सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अब इसमें आप अनुभाग अधिकारियों को भेज दीजिए, जो अभिलेखागार है वहां पर भेज दीजिए, प्रकाशन के लिए जो समाचार पत्र है उनको भेज दीजिए, प्रकाशन ही तो करवाना है। ऐसे करके आप 2-4 जो प्रतिलिपियां हैं उनको प्रेषित कर दीजिए। उसके बाद प्रतिलिपियां का जो उल्लेख है आपने कर दिया, आप इसे प्रेषित करने की अनुमति एक बार पुनः देनी पड़ेगी। तो आज्ञा से फिर सचिव हस्ताक्षर वही पुराना वाला दोहरा दीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न आपका है परिपत्र। परिपत्र किसे कहते हैं? तो परिपत्र पहले कोई पत्र व्यवहार का माध्यम नहीं था, कार्यालय आदेश हुआ करता था, लेकिन बाद में परिपत्र को एक मिक्स स्वरूप के तौर पे स्वीकार किया गया। वास्तव में ये कोई पत्र लेखन का अपना कोई यूनिक स्वरूप नहीं है। कभी इसका जो आकार प्रकार है वो सरकारी पत्र जैसा हो जाता है ढांचा, और कभी कभी ये कार्यालय आदेश जैसा दिखाई देता है। तो हम कहते हैं कि ये जो है सरकारी परिपत्र है और ये अर्ध सरकारी है, लेकिन असल में इसका कोई तय प्रारूप होता ही नहीं है, यही हकीकत है। ठीक है, सर्कुलर का कोई निश्चित प्रारूप नहीं होता है, इसे आवश्यकता के हिसाब से ढांचे में ढाला जाता है, ये कड़वा सच। तो आप परिभाषा में क्या लिखेंगे? ये औपचारिक प्रारूप है पत्र लेखन का, जिसमें कि शासकीय नीतियाँ, निर्णय, आदेश, वार्ता, बैठक, विचार विमर्श, इस तरह की तमाम सूचनाएं जारी की जाती हैं। सामूहिक, मतलब प्रेषक भले ही एक हो लेकिन प्रेषित ही इसमें बहुत सारे होते हैं, तो उनको सामूहिक रूप से प्रेषित किया जाता है। बदले में इसमें कोई रिवर्स जवाब की अपेक्षा नहीं की जाती। तो ये होता है परिपत्र। अब यहाँ जो परिपत्र आपको भेजना था वो असल में ग्राम प्रधानों के लिए सफाई व्यवस्था का ध्यान रखने के लिए था। मतलब जितने भी ग्राम प्रधान हैं उन्हें आपको संबोधित करना है, और आप जिलाधिकारी हैं, आपका सिलेक्शन हो गया है और आप बन गए हैं डीएम साहब, तो आप लिख रहे हैं एक परिपत्र। ठीक, तो आप लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि औपचारिकता का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, तो आप शुरू करेंगे सेवा में। अब यहाँ पर जो सरकारी पत्र का ढांचा है ना, उसी शैली में हम लिख रहे हैं, तो सेवा में। उसके बाद समस्त ग्राम सचिव प्रयागराज, या जो भी जिले का नाम आप डालना चाहें, प्रयागराज डालें या फिर कोई भी डाल सकते हैं, उत्तर प्रदेश। अनुभाग आप डालना चाहें तो डाल दीजिए, नहीं वैसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद दिनांक, यहाँ पे दिनांक और स्थान डाल दिया दाहिनी ओर। विषय डाल दिया, विषय क्या है? गाँव की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने का। उसके बाद वही संबोधित कर दीजिए सरकारी पत्र वाले तरीके से कि महोदय, उक्त विषय में आपको निर्देशित है कि ग्रामीण परिवेश साफ सुथरा रहे, अत्यंत आवश्यक है, और इस आशय से ग्राम प्रधानों की एक बैठक आयोजित करते हुए गांव की सफाई व्यवस्था का ध्यान रखने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। जागरूकता ही सफाई के लिए सबसे बड़ा हथियार होता है। तो गांव के लोगों में अगर अवेयरनेस आएगी, जागरूकता आएगी, तो स्वास्थ्य के साथ साथ ग्रामीण परिवेश की स्वच्छता भी सुनिश्चित हो पाएगी। और ये जो बात है, मतलब उक्त जो कहा गया है, उक्त का मतलब ऊपर जो कहा गया, इसका अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करते हुए कार्यालय को सूचित करें। मतलब सिर्फ अनुपालन न करें बल्कि बताइए कि उसकी प्रोग्रेस क्या है। तो यहाँ पर जवाब मांगा गया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग अलग अलग बैठ के लेटर लिखेंगे। अब यहाँ जिलाधिकारी के आदेश का पालन किया जाएगा, उसके बाद जो रिपोर्ट होगी वो बाद में सबमिट की जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपने लिखा। फिर इसके बाद वही पुराने ढर्रे में यहाँ जो प्रेषक है वो अपना हस्ताक्षर करेंगे, अर्थात जिलाधीश। ये आपका परिपत्र हो गया। अब आइए जो फुटकर चीज़ें हैं, व्याकरण वाली, विलोम लिखना है आपको। तो ये चौथा प्रश्न देखिएगा, विपन्न। विपन्न का विलोम क्या होगा? संपन्न हो जाएगा। महत्ता का लघुता हो जाएगा। स्तुत्य का निंद्य हो जाएगा। सद्भाव का दुर्भाव हो जाएगा। ठीक, सद्भाव का दुर्भाव हो जाएगा। विरल का सघन हो जाएगा। शीर्ष का क्या होगा? तल हो जाएगा। शीर्ष मतलब ऊपर, तल मतलब नीचे। समष्टि का व्यष्टि हो जाएगा। अपराधी का निरपराध हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, निरपराधी नहीं, निरपराध। अवशेष जो शब्द है इसका क्या होगा? निशेष हो जाएगा। और एकत्र का विकीर्ण हो जाएगा। ऐसे करके आपने लिखा। अब यहाँ फिर उपसर्ग और प्रत्यय आपको अलग करना है। तो सबसे पहले इसको देख लीजिए, उपसर्ग वाला। उद्ग्रीव लिखा है, तो उद्ग्रीव में उपसर्ग क्या है? उत इसमें उपसर्ग है, और ग्रीव जो है ये मूल शब्द है, यानी ऊपर की ओर ग्रीवा किए हुए, गर्दन किए हुए। दुर्दशा में दुर उपसर्ग है। निमीलित में नी उपसर्ग है। निश्चल जो शब्द है इसमें निश उपसर्ग है। और अत्यंत जो लिखा हुआ है इसमें अति उपसर्ग है। इसमें अति उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद अब प्रत्यय को देख लेते हैं। तो प्रत्यय में पहला शब्द है देव, और देव जो शब्द है इसके लिए प्रत्यय जब आप ढूंढेंगे तो इसमें अप्रत्यय है। देव जो शब्द है इसमें अप्रत्यय है। पूज्य में कौन सा प्रत्यय है? इसमें य प्रत्यय है। कौन्तेय को हमने पीछे भी देखा था, इसमें ए प्रत्यय है। इसमें ए प्रत्यय है। और पौराणिक में इक प्रत्यय है। तंद्रालु जो है इसमें आलू प्रत्यय है। माफ कीजिएगा, तंद्रालु में लू प्रत्यय है। तंद्रा इसमें मूल शब्द है और लू जो है वो प्रत्यय है।
इस तरीके से हमने इसमें उपसर्ग और प्रत्यय देखा। अब इसके बाद वाक्यांश वाला आ गया। जो जुड़ा या मिला ना हो उसको क्या कहेंगे? पृथक कहेंगे, सबसे अलग थलग। अपना पेट भरने वाला यानी उदरम भरी आप लिख सकते हैं। स्वपोषी भी कह सकते हैं, अपना पोषण करने वाला, लेकिन स्वपोषी का अर्थ फिर दूसरा हो जाएगा। उदरपोषी, स्व उदरपोषी लिखा जा सकता है। इसके लिए कई सारे शब्द हो सकते हैं, इसके लिए कोई अलग से विशिष्ट शब्द बना नहीं। आयोग इसका जो बनाना चाहे बना सकता है, आप एक उपयुक्त शब्द ढूंढकर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखें, जिस पर विश्वास किया गया है तो वो विश्वस्त है, जिसे रोकना कठिन है, दुर्निवार्य, तैर कर पार करने की इच्छा करने वाला, तो ये तितीर्षु हो जाएगा। इसके बाद अब वाक्यों को शुद्ध करना है। तुम्हारे हर काम गलत होते हैं, ये वाक्य है, इसे आप शुद्ध करेंगे। तुम्हारा हर काम गलत होता है, तुम्हारे नहीं बल्कि तुम्हारा हर काम गलत होता है। दंगे में कई निरपराधी व्यक्ति मारे गए, दंगे में कई निरपराध मारे गए। व्यक्ति आप लिखना चाहें तो लिखिए, नहीं लिखते हैं तो भी अर्थ बदलेगा नहीं, लेकिन निरपराधी मत लिखिएगा, निरपराध होता है। तुम कौन से गांव में रहते हो, तुम कौन गांव में रहते हो, तुम किस गांव में रहते हो, ठीक है, तुम किस गांव में रहते हो, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। यह बात उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है, यह बात उदाहरण से स्पष्ट की जा सकती है, स्पष्ट की जा सकती है। प्रेमचंद अच्छी कहानी लिखे हैं, प्रेमचंद ने अच्छी कहानियां लिखी हैं, ऐसे लिखना है। अब इसके बाद वर्तनी संशोधन करना है। ख वाले को देखिए, अनुसुईया, अनुसुईया बोलते तो ऐसे ही है, ठेठ में ऐसे ही बोलते हैं अनुसुईया, लेकिन असल में अनसूया होता है, अनसूया, जिसे असूया छू तक नहीं गई है, यानी ईर्ष्या से मुक्त, ठीक, अनसूया। बहिर्गमन नहीं होता है बल्कि बहिर्गमन होता है, व की जगह पर ब का इस्तेमाल होगा, और इसे कैसे लिखेंगे? अनसूया, ऐसे, ठीक है। मध्याह्न जो लिखा है इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो न आधा और ह पूरा है, जबकि ह आधा और न पूरा होता है, मतलब ये ह ऐसे रहेगा और न इसमें ऐसे चिपका रहेगा, मतलब न पूरा है और ह आधा है। प्रज्वल जो लिखा है इसको कैसे लिखेंगे? तो प्रज्वल शब्द जो है इसमें एक ही ज की आवश्यकता है, सबको उज्ज्वल वाले तर्ज पे नहीं घसीट देना है कि उसमें दो ठे ज चिपकाना जरूरी है। यहाँ पर सिर्फ आधा ज ही पर्याप्त था, प्रज्वल एक ही बार आधा ज रहेगा। कृशांगिनी नहीं होता है, कृशांगी होता है, ठीक है, कृशांगी। इसके बाद मुहावरा लोकोक्ति में आ जाइए। यहाँ देखिए, चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बनता है। चूहे का चमड़ा तो चमड़ा ही होता है, लेकिन आप उससे नगाड़ा थोड़े ना बना सकते, छोटा सा है। तो ऐसे में आप इसका अर्थ क्या लिख सकते हैं? अर्थ लिख सकते हैं कि सीमित संसाधनों से बड़ा काम नहीं होता है। इसके बाद खूंटे के बल बछड़ा कूदे, ये तो प्रचलित है काफ़ी ज़्यादा, दूसरे के बल पर अभिमान करना। दाल भात में मूसर चंद, यानी बीच में दखल देने वाला, बीच में कूद पड़ने वाला। और आप देखिए, पराये धन पर लक्ष्मी नारायण, तो पराये धन पर लक्ष्मी नारायण यानी दूसरे के धन पर अधिकार जमाने वाला, अनाधिकृत अधिकार जमाने वाला। एक ही लकड़ी से सबको हाँकना या एक ही लाठी से सबको हाँकना, यानी सबको एक समान समझना। अधजल गगरी छलकत जाए, बहुत घिसा हुआ है, मतलब क्या? अल्प ज्ञानी जो है वो ज़्यादा बकबक करता है, बड़बोला होता है। लहू के आंसू पीना यानी खून के आंसू पीना, यानी क्रोध सहना, प्रचंड क्रोध को झेल जाना। मीठी छुरी चलाना, यहाँ देख रहे हैं आप, मतलब विश्वासघात करना, किसी के साथ धोखा करना, सामने से मीठी बात और पीछे से धोखा देना। 99 के फेर में पड़ना यानी धन कमाने में लगे रहना। और जबान में लगाम न देना, तो इसका क्या हो जाएगा? अनावश्यक रूप से बोलना, जबान पर लगाम नहीं है यानी एकदम छुट्टा बेलौस बोल रहे हैं। इस तरीके से है अर्थ इसका, और वाक्य में प्रयोग आप अपने विवेक के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न पत्र जो पुराना था 2022 का था, ये समाप्त होता है। और आशा है कि आपको चीज़ें इससे समझ में आई होंगी, आपको पेपर हल करने में इससे बेहतर सहायता होगी। बाकी जो पुराने प्रश्न पत्र पीछे के रह गए हैं 1 आध वर्षों के, उन्हें भी करवा दिया जाएगा। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।